गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनिटिव के चैप्टर में आप इन्फिनिटिव का फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो चलिए इन्फिनिटिव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वह क्या है पहले हेडिंग लीजिए। फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक, तो आज का फंक्शन है यूज ऑफ इन्फिनिटिव, यूज ऑफ इन्फिनिटिव टू रिप्लेस रिलेटिव क्लास, टू रिप्लेस relative class। ये आपकी हेडिंग हो गई। इन्फिनिटिव रिलेटिव क्लास को कैसे रिप्लेस करता है, अर्थात कोई वाक्य रिलेटिव क्लास में हो यानी वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसका सब ऑर्डिनेट क्लास रिलेटिव क्लास हो, तो रिलेटिव क्लास को इन्फिनिटिव में चेंज किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, आज के क्लास में यही पढ़ना अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इंटरमीडिएट के अगर स्टूडेंट हो तो ट्रांसफॉर्मेशन में इसका प्रयोग होता है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कंपटीशन दे रहे हो एसएससी बैंक जो भी इंग्लिश से, तो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, और जनरली इम्प्रूवमेंट का ही बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वन टाइम में एक ही फॉर्म में लिखा रहेगा, या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या तो सिंपल सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा रहेगा रिलेटिव क्लास द्वारा और सिंपल सेंटेंस लिखा रहेगा इन्फिनिटिव द्वारा। तो वहाँ पर क्वेश्चन स्टार्टिंग ईयर का वन टाइम में बनेगा एक ही फॉर्म में, परंतु इम्प्रूवमेंट में बनाया जा सकता है, बन सकता है। तो देखें कैसे। सबसे पहले तो आपको रिलेटिव क्लास समझना है। ये रिलेटिव क्लास क्या चीज होता है। अब रिलेटिव क्लास के लिए आपको प्रोनाउन का प्लेलिस्ट खोलेंगे और रिलेटिव क्लास वहां पर सर्च कर लीजिए, स्क्रॉल करके देख लीजिए। रिलेटिव क्लास बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है इन डिटेल। यहाँ पर फिर भी मैं हिंट दे रहा हूं कि रिलेटिव क्लास, देखिए रिलेटिव क्लास जो है स्टार्ट होगा रिलेटिव प्रोनाउन से, और मैं यहाँ की वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस तीनों से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो जिसकी आवश्यकता है वही मैं बताऊंगा। यहाँ पॉसेसिव केस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो रिलेटिव क्लास, ठीक है ना, स्टार्ट्स किससे स्टार्ट होता है भैया, दो चीजों से, या तो नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, एक चीज ये आती है। अब रिलेटिव प्रोनाउन की जो नॉमिनेटिव केस होती है, जैसे हु है,
उसके बाद विच है और दैट है। ठीक, एज भी होता है लेकिन एज की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और व्हाट भी होता है लेकिन व्हाट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? एज में विशेष कंडीशन है कि एज के पहले सो मेनी, एज मेनी, द सेम, सच का प्रयोग होना चाहिए, और व्हाट के पूर्व किसी एंटीसीडेंट का प्रयोग होता ही नहीं, तो दोनों कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पर आपको नॉमिनेटिव के ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन ये होना चाहिए। ठीक, नोट कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव केस जो दूसरी कंडीशन होती है वह ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। जब ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होगा ये रिलेटिव क्लास, तो वह क्या होगा, जैसे यहां के लिए बताया जा रहा है कि इन्फिनिटिव में हमको चेंज करना है, इसी संदर्भ में पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर होगा दैट ऑब्लिक बीच। ओके, अब सवाल ये उठता है कि इसमें और कोई शर्त है? तो हाँ, शर्त है। जब रिलेटिव क्लास स्टार्ट होगा या तो नॉमिनेटिव केस से या तो ऑब्जेक्टिव केस, तो इसके पूर्व एंटीसीडेंट का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, एंटीसीडेंट का प्रयोग होगा, वह एंटीसीडेंट क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डॉट डॉट डॉट, या लास्ट, या ओनली, या कोई सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा। ये शर्त है, तभी आप इन्फिनिटिव में चेंज कर सकते हो। अब ये जनरली चेंज होता है लेकिन यह जनरली चेंज नहीं होता है, इसमें भी कंडीशन आती है। तो रिलेटिव क्लास यहां पर हम लिख देते हैं जनरली changes into infinity। ठीक, अब शर्त यहां क्या होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। शर्त, यहां की शर्त अलग है और यहां की अलग है। तो यहां की जो शर्त होगी एंटीसीडेंट, ध्यान दीजिएगा, एंटीसीडेंट अभी हम बताएंगे क्या चीज होता है। एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, एंटीसीडेंट इज इक्वल टू, देखिए द तो लगेगा ही, द द फर्स्ट लिखिए, सेकेंड लिखिए, थर्ड लिखिए, फोर्थ लिखिए, डॉट 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 कर दीजिए, या यहां पर आपका लास्ट होगा या वनली का प्रयोग होगा या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए, तो ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया, तो यहां बिना लगेगा, ये ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डिनल नंबर, तो यहां बिना लगेगा और लास्ट और ओनली के पूर्व भी लगेगा।
प्रोनाउन। अब यह एंटीसीडेंट किसका होता है? इस रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। तो फिर ये होता कहाँ है? तो यह प्रिंसिपल क्लास में होता है, क्योंकि ये रिलेटिव जो संरचना होगी प्रिंसिपल क्लास प्लस रिलेटिव क्लास इज इक्वल टू कंप्लेक्सन टेस्ट। समझ गए कि नहीं? तो यह एंटीसीडेंट प्रिंसिपल क्लास का हिस्सा होगा। अभी मैं स्ट्रक्चर बना करके आपको समझाऊंगा, ठीक? तो ये चीज होती है, यही चेंज होता है इनफिनिटिव, ध्यान दीजिएगा। और ये इसके लिए यहां लिख लीजिए, जनरली नॉट changes into infinity, तो इधर तो आप उतार चुके होंगे, इधर मैं मिटा सकता हूं, ठीक है? हट जाता हूं, आपको सुविधा दे दे रहा हूं, ठीक? इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां का मैं मिटाऊंगा, चलिए। जनरली नॉट चेंजेस इनटू इन्फिनिटी, बट अब इसको चेंज करोगे, बट इट चेंजेस, ठीक ना? हो सकता है, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड into infinity when, अब यहां पर रिलेटिव क्लास देखिए, when इससे रिलेटिव क्लास स्टार्ट होगा, when रिलेटिव क्लास denotes व्यक्त करता है, क्या सकता है कि तो इट कैन बी, यहां पर चेंज कर दीजिए पैसिव वॉइस में, चेंज्ड, बट इट कैन बी चेंज्ड, यहां पर परिवर्तित किया जा सकता है किसमें? इनटू इन्फिनिटी, ठीक ना? यहां पर वेन छूट गया है, वेन, हाँ, वेन रिलेटिव क्लास डिनोट्स, जब रिलेटिव क्लास डिनोट्स करेगा तीन चीजों, ध्यान दीजिए। पहली चीज है पर्पस, क्या है? पर्पस, देखिए नीचे आ रहा है कि नहीं आना चाहिए। पहली चीज है पर्पस, उसके बाद या तो क्वांटाइम में कहीं करेगा एक चीज को, तो हम आप लिख रहे हैं पर्पस या परमिशन, या परमिशन, देखिए कि नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, या परमिशन अथवा नेसेसिटी, नेसेसिटी, पर्पस का मतलब उद्देश्य, परमिशन आज्ञा आदेश, और नेसेसिटी आवश्यकता। अगर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा प्रारंभ होने वाला रिलेटिव क्लास पर्पस, परमिशन या नेसेसिटी को व्यक्त करता है, तो आप इसे इन्फिनिटी में चेंज कर सकते हैं। यहां एंटीसीडेंट में कोई शर्त नहीं रहेगी, ठीक ना? एंटीसीडेंट में कोई शर्त नहीं रहेगी, लेकिन यहां के लिए एंटीसीडेंट के लिए शर्त है। तो यही खास अंतर है, और यहां पर
यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज्ड होता है। तो आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं। चलिए, अब जो है रिलेटिव क्लास द्वारा जो स्ट्रक्चर बनेगा सेंटेंस का, वह कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर जो पहला होगा प्रिंसिपल क्लास, ओके, और प्लस रिलेटिव क्लास। या तो पूरा लिखते भैया, पीसी लिखे हैं। अब चूंकि हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो गया ऑफलाइन में ना, आदत बनी हुई है, तो मैं पूरा लिख देता हूं। प्रिंसिपल क्लास, चलिए इसी को हम शॉर्ट में पीसी लिखते हैं। इसी को क्या लिखते हैं, पीसी, सभी लिखते हैं। अब यहां पर आपका रहेगा रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास, ठीक। अब यहां देखिए, प्रिंसिपल क्लास में सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद प्रेडिकेट रहेगा, प्रेडिकेट में पहला शब्द क्या होता है, वर्ब होता है। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा या कंप्लीमेंट रहेगा या दोनों रहेगा, ठीक। तो यहां प्रेडिकेट में ही एंटीसीडेंट बैठा है। प्रेडिकेट विद एंटीसीडेंट, और इसी एंटीसीडेंट के स्थान पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डॉट या लास्ट, ओनली या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ रहेगा नाउन के साथ, बिफोर नाउन हमने दिया था नीचे, ठीक। अब यहां जो रिलेटिव क्लास स्टार्ट हमारा हो रहा है, देखिए यहां पर आप प्लस कर दीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसको इन डिटेल लिखूंगा तो 10 जगह नहीं मिलेगी। रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस होता क्या होता है भैया, तो सब्जेक्ट का कार्य करे। इसी को लोग बहुत लोग सब्जेक्टिव केस पढ़ाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव केस टर्म सही नहीं है, ठीक ना। तो नॉमिनेटिव केस, अंग्रेजी के विद्वानों ने नॉमिनेटिव केस ही टर्म दिया है, सब्जेक्टिव केस नहीं। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका अंडर के नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना। यानी आप उल्टा करके पढ़ लो, नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। तो यह जो रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसके बाद यहां आएगा आपका वर्ब, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक। होगा क्या, ये चेंज होगा। एंटीसीडेंट की शर्त क्या है, एंटीसीडेंट में द रहेगा, प्लस फर्स्ट रहेगा, ठीक ना, फर्स्ट या सेकेंड
सेकेंड रहेगा डॉट डॉट डॉट, या क्या रहेगा यहाँ पर लास्ट रहेगा, या ओनली रहेगा, या अब यहाँ हम लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना उसके लिए, तो यहाँ क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, नीचे करते हैं। ओनली के बाद सॉरी लास्ट के बाद यहाँ हम ओनली लगा देते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री ठीक ऑफ एडजेक्टिव रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसी कंडीशन में यह जो है रिलेटिव क्लास इन्फिनिटिव में चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, यहां पर क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल क्लास पूरा उतारते हैं, यहां पर पूरा जो है प्रिंसिपल क्लास आप उतार दीजिए। चलिए ये आपको समझ में, वो प्रिंसिपल क्लास रह नहीं जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। यह सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नोट कर लीजिए। क्योंकि इसमें दो क्लास है, एक प्रिंसिपल क्लास है, एक रिलेटिव क्लास है। अब यह चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो समझने के लिए हम लिख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लास उतार लीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास तो रह नहीं जाएगा, अब वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो यह प्रिंसिपल क्लास उतार देंगे और इसको इन्फिनिटिव में बदलकर इसमें जोड़ देंगे, पूरा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्लास उतार दिए, उसके बाद यहां पर इन्फिनिटिव लिख लीजिए। अब कहेंगे कि इन्फिनिटिव कहां से आया, सिंपल चीज बता दे रहा हूं, ये हो जाएगा ड्राफ्ट। ये क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट। क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट यानी विलुप्त हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। कौन सा, नॉमिनेटिव केस को हटा दिए। अब चूंकि यही सब्जेक्ट है, आगे क्रिया है। अब क्रिया जो है आपका चाहे जिस टेंस में हो, अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो भी ड्राफ्ट हो जाएगा। यानी मेन वर्ब, जो वर्ब का मेन वर्ब है यही इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहां क्या कर देंगे, चेंजेस क्या, ये देखिए चेंजेस इनटू इन्फिनिटी, अभी मैं एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा, ये इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ ये भी जाएगा, उतरेगा, तो इन्फिनिटी प्लस अदर वर्ड्स। अब ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। ये देखिए सिंपल सेंटेंस। अब इसका एग्जांपल जब आप लोगे तभी समझ में आएगा। तो देखो फॉर एग्जांपल में जैसे हम कहते हैं कि सी इज the only, she is the only one। ठीक है, हम लिख रहे हैं कि she is the only one, ठीक ना, वाज भी लिख सकते हैं पास्ट टेंस में, ठीक ना। ये हमारा पोर्शन चाहे पास्ट में लिख दो चाहे प्रेजेंट टेंस में लिख दो। she is the only one, ठीक ना, who, ठीक, survived, the crash, कोई दुर्घटना हो गई है, कोई एक्सीडेंट, क्रैश मतलब एरोप्लेन जो है आपकी, एरोप्लेन क्या हो गई, क्रैश हो गई, ठीक ना। तो एक महिला बच रही है, ठीक, तो सी इज द ओनली वन, वही
एकमात्र है, शी इज द ओनली वन, ठीक ना, जो सर्वाइव्ड की द क्रैश को, यानी उस दुर्घटना में वो बची। अब देखो इतना जो पोर्शन है आपका, इतना जो पोर्शन है आपका, ये देखिए प्रिंसिपल क्लास है और यहां से ये आपका रिलेटिव क्लास है, ठीक ना। बढ़िया से समझ लीजिए, एक ही एग्जांपल पर्याप्त है समझने के लिए। स्ट्रक्चर मैच कर गया। ये जो है वन नाउन है, इसके साथ ये ओनली जो हमने कंडीशन दिया है, देखिए द प्लस ओनली लगा है। अब यह पूरा का पूरा एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट, ठीक। एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव, अब इसको ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस, ठीक, या नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जिसे रिलेटिव क्लास, अब यहां से रिलेटिव क्लास बनेगा, डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, एक्सप्लेन करता है, यानी व्याख्या करता है। अरे जिसके बारे में रिलेटिव क्लास बताता है कुछ, वही एंटीसीडेंट होगा। और इस एंटीसीडेंट का प्रयोग सदैव रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? जो रिलेटिव क्लास को स्टार्ट करता है, देखिए स्टार्ट कर रहा है, और यह कंजक्शन का काम करता है, यह सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन का कार्य करता है, यह रिलेटिव प्रोनाउन सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन का कार्य करता है। तो इसके पूर्व जो प्रयुक्त शब्द होगा, जिसकी ऐसा नहीं कि एक्सवाइजेड वर्ब हो और कुछ भी हो तो मान लोगे, नहीं, जिसकी हम व्याख्या करें, तो जिसकी व्याख्या करेगा वही शब्द एंटीसीडेंट कहलाएगा, ठीक। अब शर्त यहां पूरी हो गई, एंटीसीडेंट का मुख्य शब्द वन है और वन के पहले वनली शब्द लगा हुआ है। यही वजह है कि यह रिलेटिव क्लास इंफिनिटिव में चेंज होगा। तो यह हो गया ड्राफ्ट, इसको क्या कर दिया? ड्राफ्ट, ध्यान दीजिएगा। अब यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर्वाइव जो सेकेंड फॉर्म में है तो हम इंफिनिटिव में क्यों चेंज करेंगे, बेहिचक करिए। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जैसा कि मैं समझाया। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, यहां इक्वल कर दीजिए। मैं बनाया हूं स्ट्रक्चर में, क्या बनाया था ना, ये बनाया, देखिए। तो प्रिंसिपल क्लास हमने कहा पूरा उतार दीजिए, ये पूरा उतार दीजिए। तो प्रिंसिपल क्लास तो कहा नहीं जाएगा, सुविधा के लिए मैंने बोल दिया, तो ये पूरा उतार दिया। तो क्या हुआ? सी इज दी ओनली वन, ध्यान दीजिएगा। अब ये ड्राफ्ट हो गया, इसी को इंफिनिटिव में चेंज कर दीजिए, वेरी इजी। तो टू सर्वाइव द क्रैश, नीचे दिख रहा है कि नहीं भैया, देख लो, हाँ चलो दिख रहा है। तो सी इज दी ओनली वन टू सर्वाइव दी क्रैश। अब आप बताओ, ठीक ना, सिंपल सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इस तरह से
इस स्ट्रक्चर में इस हु यहां पर हो सकता है, विच भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है। हु का प्रयोग ह्यूमन के लिए और दैट का भी प्रयोग ह्यूमन के लिए होता है, लेकिन विच का प्रयोग किसके लिए? एनिमल, बर्ड्स और थिंग के लिए होता है। कब? जब विच का प्रयोग थिंग के लिए कब होता है? जब एंटीसीडेंट मौजूद होता है। लेकिन एंटीसीडेंट नहीं मौजूद है तो व्हाट का प्रयोग? तो ये व्हाट का चैप्टर नहीं है, इसमें व्हाट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें एंटीसीडेंट अवश्य होगा, ठीक ना, इसलिए विच ही आएगा, व्हाट नहीं आ सकता है। तो इसका आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो हमने लिखाया था, ठीक है ना, कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन रहेंगे भैया, दिखाया था ना आपको कहीं पर, ठीक, मिटा दिया। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु रहेगा या विच रहेगा या दैट रहेगा। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको समझाते हैं। तो दूसरे स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे? देखो, रिलेटिव क्लास हमेशा अपना एंटीसीडेंट खोजता है, यानी रिलेटिव क्लास कहाँ स्टार्ट होता है? जस्ट आफ्टर एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट वह शब्द होता है जिसकी वो व्याख्या करता है, जिसको वो परिभाषित करता है, ठीक। तो वह एंटीसीडेंट प्रिंसिपल क्लास के प्रेडिकेट में भी हो सकता है, सब्जेक्ट में भी हो सकता है। यहाँ पर हमने समझाया कि वह प्रेडिकेट पार्ट में बैठा है। अब हो सकता है कि वह प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट पार्ट में हो। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्लास दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। और इन डिटेल पढ़ना है तो रिलेटिव क्लास का वीडियो जाके पढ़ लो, तो ये और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में होगा क्या? सेकेंड स्ट्रक्चर में यहां पर देखो कि प्रिंसिपल क्लास लिखो और यहां लिखो सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट विद, ठीक है। थोड़ा गाड़ी आने की आवाज, इधर तो बगल में रोड है, आती है, थोड़ा मैनेज करिएगा। और जाने में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना, तो और भूल भूल करती है, परेशानी थोड़ा होगी, लेकिन वीडियो बनाना है, आप तक पहुंचाना है, क्या करेंगे। तो चलते हैं सब्जेक्ट विद एंटीसीडेंट, ठीक है ना, एंटीसीडेंट। ये देखिए इस बार जो है एंटीसीडेंट कहाँ है? प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट पार्ट में है। उसके बाद आपका रिलेटिव क्लास हम लिख देते हैं, ठीक ना, रिलेटिव क्लास, ठीक। उसके बाद प्रेडिकेट का पार्ट आएगा प्रिंसिपल क्लास, यानी प्रिंसिपल क्लास प्रेडिकेट, प्रिंसिपल क्लास प्रेडिकेट पार्ट। ध्यान दीजिए, ध्यान से इसको देखिए आप। तो अब देखिए डिवाइड हो गया, प्रिंसिपल क्लास दो भाग में डिवाइड हो गया, रिलेटिव क्लास। ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेटिव क्लास हमेशा अपना एंटीसीडेंट खोजता है। अगर ये बड़ा आता है स्टार्टिंग में, बता दे रहा हूं, अगर ये इसका एंटीसीडेंट सब्जेक्ट में है और पूरा प्रिंसिपल क्लास लिख करके रिलेटिव क्लास लिखोगे तो वाक्य एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में बड़ा इसका क्वेश्चन आता है। तो अब करना क्या है? सेम चीज, वही रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर क्या रहेगा? वही पुरानी चीज, रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव के प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और रिलेटिव प्रोनाउन वही हु, विच, दैट रहेगा। और
यहाँ एंटीसीडेंट वही पुराना से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिया हूं, क्या फर्स्ट सेकेंड लास्ट ओनली और सुपरलेटिव डिग्री आप कर सकते हैं। तो सब पर एग्जाम्पल देना संभव नहीं है यहाँ पर, सब पर अगर दूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक ना। तो अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। देखिए यहां पर एग्जाम्पल लीजिए, देखिए हम लास्ट शब्द लेते हैं, लास्ट एम्प्लॉय, अंतिम कर्मचारी, ध्यान दीजिएगा। अब इसी की व्याख्या कराना है आपको। ये हुआ एंटीसीडेंट, ये हुआ एंटीसीडेंट, दो सही ले लीजिए, एंटीसीडेंट। तो जब यह एंटीसीडेंट हुआ तो रिलेटिव क्लॉज यहीं से शुरू होगा, इसी की व्याख्या करेगा। अब रिलेटिव क्लॉज कैसे व्याख्या कर रहा है, देखिए हु, नॉमिनेटिव केस, बोलिए नॉमिनेटिव केस है हु या नॉमिनेटिव केस, हु लिव्स, हु लिव्स, ये या लिव है, लिव, तो लिव्स दी ऑफिस, ध्यान दीजिएगा, जो कार्यालय छोड़ता है, ये आपका रिलेटिव क्लास हो गया। ये आपका क्या हो गया भैया, ये रिलेटिव क्लास हो गया। ये देखिए ये रिलेटिव क्लास हो गया। और ये क्या है आपका, ये है प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट। अब प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट लिख दीजिए, द लास्ट एम्प्लॉय हु लीव्स द ऑफिस, अंतिम कर्मचारी जो कार्यालय छोड़ता है, तो उसका नाम लिख लीजिए इज मिस्टर रवि। वह कौन है, मिस्टर रवि है। तो यह प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट हो गया। यह क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट हो गया। समझ गए होंगे। अब यह सेंटेंस आपका क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। तो इधर आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख दिया। अब इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो इक्वल कर दीजिए। करना क्या है आपको, ये एंटीसीडेंट वाला पोर्शन उतार देना है पूरा। तो यहां पर क्या करना है, लास्ट एम्प्लॉय, ठीक ना। तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय उतार दिया। अब चीज वही रहेगी, ये हो जाएगा ड्राफ्ट। क्या हो जाएगा, ये हो गया ड्राफ्ट। चलिए ड्राफ्ट कर दिया, ठीक। अब यह इसमें टेंस से आपका कोई लेना देना नहीं है, यही मेन वर्ब है, इसी को इन्फिनिटिव में बदल देना है। तो द लास्ट एम्प्लॉय टू लीव, ये देखिए चेंज हो गया। और ये उतार दीजिए द ऑफिस, ध्यान दीजिएगा, द लास्ट एम्प्लॉय टू लीव द ऑफिस इज मिस्टर रवि। अब यहां पर देखिए प्रिंसिपल क्लास का, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट और रिलेटिव क्लास की क्रिया, ये तो ड्रॉप हो गया। अब प्लस अदर वर्ड्स, ये अदर वर्ड्स है, ये देखिए मिल करके क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। और ये प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट ही रहेगा।
सिंपल सेंटेंस। अभी आपको कंजक्शन क्लॉज का चैप्टर पढ़ाना है। वह वाक्य जिसमें केवल एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है सिंपल सेंटेंस कहलाता है, और जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स होते हैं या तो कंपाउंड सेंटेंस होता है या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट है और यहाँ हु एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हो गए, इसका सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट। तो इसका प्रेडिकेट यहाँ पर है, इसका प्रेडिकेट यहाँ पर है, अरे दो सब्जेक्ट्स और दो प्रेडिकेट्स लगे हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या शर्त है, तो इसका तो हम जब कंजक्शन क्लास पढ़ाएंगे तभी ना काम चल जाएगा। कहाँ से, प्रोनाउन के चैप्टर में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़ लेते हो, बहुत बढ़िया क्लास हुआ है, उसको आप पढ़ लो। तो ये रहा दो स्ट्रक्चर, किस पर, नॉमिनेटिव केस पर। अब हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। तो जनरली ऑब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर उससे क्या क्या मैं बताया हूं, पर्पस, परमिशन या नेसेसिटी का भाव व्यक्त होता है तो चेंज हो जाएगा। चलते हैं, बाकी क्या होगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल केस बदलेगी। तो जब केस बदलेगी तभी मैं स्ट्रक्चर बढ़ा देता हूं आपको, है ना। देखिए, जब ऑब्जेक्टिव केस होगा चीजें सेम रहेगी। जब ऑब्जेक्टिव केस होगा रिलेटिव क्लास में तो सब्जेक्ट जरूर लगेगा, बाकी चीज सेम रहेगी। कंडीशन क्या, एंटीसीडेंट कहाँ पर है, सब्जेक्ट पार्ट में है कि प्रेडिकेट पार्ट में है। सब्जेक्ट में भी हो सकता है, प्रेडिकेट में भी हो सकता है, ठीक ना। तो रिलेटिव क्लास की कंडीशन क्या रहेगी मैं बता दे रहा हूं आपको। रिलेटिव क्लास, ठीक, हम केवल रिलेटिव क्लास लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर हम नहीं दे रहे हैं, बस दोनों में अंतर समझाने के लिए। तो रिलेटिव क्लास में यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। अब इसका एंटीसीडेंट सब्जेक्ट पार्ट में है, मतलब प्रिंसिपल क्लास की सब्जेक्ट पार्ट में है या प्रेडिकेट पार्ट में, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब नहीं यहाँ एंटीसीडेंट की कोई शर्त है, ठीक ना, बस हम रिलेटिव क्लास को समझा रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव केस इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, समझना है आपको, ठीक ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, अरे ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर अब सब्जेक्ट आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब के बाद जो है अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो इंफिनिटिव में जब चेंज करोगे तो ये पोर्शन पूरा ड्राफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ड्राफ्ट हो जाएगा और ये इंफिनिटी में चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये चेंजेस इनटू इंफिनिटी, ठीक ना, चेंजेस इनटू इंफिनिटी। तो यह इंफिनिटी में चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब आगे देखो इसका एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ lot of books।
ऑब्जेक्टिव केस में हूं तो रहेगा नहीं, अब हूं का प्रयोग होगा नहीं। ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर हम दे चुके हैं, केवल क्या रहेगा, विच या दैट रहेगा, ठीक ना। तो यहां पर लॉट ऑफ बुक्स, इसको हम, ये एंटीसीडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो एंटीसीडेंट में कोई शर्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस देखना है कि क्लास किसको व्यक्त करता है, पर्पस, परमिशन, नेसेसिटी, तीन चीजों को। तो यहां पर हम पर्पस को व्यक्त कराने जा रहे हैं, तो यहां जो है आप मीन्स का प्रयोग कर दो, क्योंकि बुक्स क्या है, थिंग है, या आप दैट का प्रयोग कर दो, क्या कर दो, दैट का प्रयोग कर दो। अब देखो हमने मैं यहां तक आ गया, अब सब्जेक्ट तो फिर ही यहां लग जाएगा, ही कैन रीड। ये देखो अब सेंटेंस क्या है, उसके पास ढेर सारी किताबें हैं जिन्हें, ये देखो ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हो जाएगा, ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, जिन्हें वह पढ़ सकता है। अब यहां का हुआ, कैन की जगह अगर मस्ट भी है, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो ड्राफ्ट होना है, यहाँ क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो ड्राफ्ट होगा, और सब्जेक्ट भी ड्राफ्ट होगा, और ये भी ड्राफ्ट होगा, केवल मेन वर्ब, ये जो आपका है, क्या है, ये मेन वर्ब है, यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब है, वो बढ़िया से पढ़ लो, ये मेन वर्ब को ही रिपीटिंग में आप बदल सकते हो। तो देखो यहां से यहां तक ये मस्ट, चाहे कैन लगा दो चाहे मस्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कैन लगाते हो, उसके पास ढेर सारी किताबें हैं जिन्हें वो पढ़ सकता है, जिन्हें ही मस्ट रीड पढ़ना चाहिए, तो ये है पर्पस। ये किसको व्यक्त किया भैया, तो ये है पर्पस। तो पर्पस है तो चेंज कर दो, तो चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो, ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक, ये सब के सब क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट, ये सब के सब क्या हो जाएगा भैया, ड्राफ्ट, यहां तक कैन या मस्ट तक ड्राफ्ट हो गया, सीधा टू रीड लिख दो, टू रीड लिख दिया, यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और ये हो गया सिंपल सेंटेंस। देख लीजिए, एक सब्जेक्ट एक क्रिया, काम खत्म। इसी तरह से परमिशन की बात, ठीक है ना, तो हम सेंटेंस देते हैं, चलिए अब परमिशन का वाक्य लीजिए, ठीक ना, तो हम कहते हैं कि हैव, ठीक ना, यू ठीक है, हाँ, हैव यू एनीथिंग, हैव यू एनीथिंग, ध्यान देना, एनीथिंग which oblique that you want to say, यहाँ देखिए मार्क का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है, कह रहा है कि हैव यू एनीथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ है, which oblique that you want to say, जिसे तुम कहने के लिए, ठीक ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा,
मतलब कहना चाहते हो क्या तुम्हारे पास कुछ है जिन्हें तुम कहना चाहते हो, जिन्हें तुम कहना चाहते हो। तो अब इसको देखो, यहां से यहां तक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और यहां से यहां तक रिलेटिव क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया? रिलेटिव क्लॉज हो गया। ठीक हो गया? देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, रिलेटिव क्लॉज। तो अब क्या करोगे? करना क्या है, ये देखो परमिशन दिया जा रहा है, जज कर रहा है, अब फांसी की सजा सुनाना है, बोलो भैया कुछ कहना है। तो ये है परमिशन। क्या है? परमिशन। ठीक ना? तो परमिशन है। ठीक, तो परमिशन है तो भैया क्या करोगे? यहां पर इक्वल कर दो, हैव यू एनी थिंग। अब यहां से यहां तक ड्रॉप कर दो। देख लो ये सब का सब ड्रॉप हो गया। और ये बीटी वाला लेडी है, हैव यू एनीथिंग टू से, टू से। ये देखो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। ऑलरेडी यहाँ पर इंफिनिटिव लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बचता है एक नेसेसिटी का। क्या बचता है? एक नेसेसिटी का। तो नेसेसिटी का एग्जांपल लीजिए। ठीक है ना? नेसेसिटी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अब आप देखिए नेसेसिटी में आवश्यकता, दे नीड अ गार्डन, दे नीड अ गार्डन। उन्हें एक बागीचे की जरूरत है, बाग की जरूरत है। ये देखिए, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। आवश्यकता पर हम बना रहे हैं। तो दे नीड अ गार्डन। अब यहां लगा दीजिए बीच, ऑब्लिक लगा दीजिए दैट, और क्या बाग में खेला जाता है, जिसमें वे खेल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें वे खेल सकते हैं। तो दे यानी खेल सकें, दे कैन प्ले। अब गार्डन में खेला जाता है तो यहां इसके लिए इन लगेगा, इन लास्ट में लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा? लास्ट में, इस गार्डन के लिए। ठीक, ये होता है इनफॉर्मल इंग्लिश। अगर फॉर्मल इंग्लिश है तो इन विच यहां लग जाएगा, इन विच हो जाएगा, तब दैट नहीं लगेगा। तो रिलेटिव क्लास में सब पढ़ाए हुए हैं, तो यहाँ पर इन लग गया। अब करना क्या है आपको? इसका एंटीसीडेंट ये है भैया, तो यहां से यहां तक ड्रॉप कर देना है। क्या कर देना है? ड्रॉप कर देना है। ठीक ना? और ये क्या है? और लिख लीजिए, ये है नेसेसिटी। क्या है? नेसेसिटी, आवश्यकता। तो इसको हमने ड्रॉप कर दिया और इक्वल लिख दिया। दे नीड अ गार्डन। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद टू प्ले इन, सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। क्या जी? उन्हें खेलने के लिए एक बाग की जरूरत है। तो इस तरह से मजा आ गया होगा। तो इन्फिनिटिव की सिर्फ तो खोला है, पूरा इन्फिनिटिव में आपको दूंगा विधि विधान से। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, शॉर्टकट वाला तरीका मेरा नहीं है। पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल विधिवत पढ़ाऊंगा, बता दे रहा हूँ। केवल वीडियो की काउंटिंग नहीं करना है मुझे, इतनी वीडियो डाल दिया नहीं।
तो वीडियो लंबी थोड़ा हो सकती है, लेकिन जब छोटी भी बनेगी बड़ी भी बनेगी, कोई घड़ी देख करके तो काम करना नहीं है। जैसा मैटर रहेगा, जैसा हम देखेंगे कंटेंट, तो ये कंटेंट वन टाइम वाला था, इसमें 2 भाग किया ही नहीं जा सकता है। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।